जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कंप्लीट देखना, पूरा देखना, भले ही 2x की स्पीड पे देखना बट देखना पूरा। अगर थोड़ी देर देखनी है 2-1-4 मिनट तो भाई इस वीडियो की बेइज्जती मत करना, क्योंकि इस क्लास में, इस वीडियो में मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल 2024 के लिए सीरियस हैं, इस वीडियो में जान झोंकने वाला हूं। और ये एसएससी सीजीएल 2024 के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो होगा। अब इसके बाद मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। हर वो छोटी चीज जो आपके मतलब की है, आपके काम की है, वो सारी की सारी चीजें यहां पे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत पावरफुल, बहुत ही एक तरीके से इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और एक ऐसा वीडियो जिससे आप 60 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को एक नई स्पीड दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा सुनना। 2x की स्पीड कर लेना, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मैंने लास्ट 6 ईयर्स यानी कि 6 सालों का कंप्लीट एनालिसिस किया है पिछले 6 से 7 दिन में, और अब जाके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार हुआ है कंप्लीट डिटेल के साथ। इसमें मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा कि 60 दिन में अपनी तैयारी को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एनालिसिस के तौर पर कौन कौन सी चीजें खराब है, कौन सी अच्छी है, सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक चीज को पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा टाइम लेके। चाहे ये 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, 50 मिनट का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लास्ट वीडियो होगा तो पूरा वीडियो देख के जाना। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि सर मैं आपकी बातें क्यों सुनूं एसएससी सीजीएल को लेके या एसएससी को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ठीक है, देखो मेरा नाम अनिल जादव है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें एसएससी में मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी एसएससी के 3 से 4 बार एग्जाम्स क्लियर करे हैं। मेरा स्कोर कार्ड भी यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एसएससी सीपीयू 2019 का पेपर दिया, प्री में 50 में से 50 इंग्लिश में। एसएससी सीजीएल 19 वाला दिया था जिसमें प्री में 50 में से 50 थे, मेंस में 195 थे रॉ स्कोर, और 201 यानी कि 200 में से 201। ठीक है, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। और इसके अलावा मैंने एसएससी सीजीएल 2022 दिया था जिसमें पैटर्न चेंज हुआ था, 135 आउट ऑफ 135 थे, 135 में से 135। ठीक है, तो अब जो आपका एग्जाम होगा सीजीएल 2024 वो भी नए पैटर्न पे होगा, यानी कि मेंस में आपको भी 135 की इंग्लिश पूछी जाएगी और आपको भी पूरा स्कोर करना है, अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, अगर आप काबिल हैं तो ऑब्वियसली कर लोगे। ये मेरा स्कोर कार्ड है, साथ के साथ में पिछले 7 साल से, ठीक है 2017 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं अपने सभी स्टूडेंट्स को। मेरी एज है 27। ठीक है, यानी लगभग 20 साल 21 साल की एज में मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये इतना सारा जो भी एक्सपीरियंस है एक टीचर का और एक स्टूडेंट का मिक्स होके आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी क्या है। एक एसएससी एग्जाम कमीशन है जो एग्जाम लेता है सेंट्रल एग्जामिनेशंस, ठीक है, सेंट्रल पोस्ट के लिए। और इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जिसमें जो मेजर एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल सबसे अपर लेवल का एग्जाम होता है। ये ग्रेड बी की भर्तियां कराता है, ग्रेड सी की भी कराता है, लेकिन ग्रेड बी की प्राइमरीली भर्ती कराता है। इसमें सीएचएसएल होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, सीपीयू ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल 12th लेवल का एग्जाम होता है 10+2, और एमटीएस सिर्फ 10th पास से भी फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर होता है, ये स्किल वाला, स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपकी एक स्पेशल स्किल पे आपकी वैकेंसीज फिल होती हैं। इसके अलावा हमारा सिलेक्शन पोस्ट के भी एग्जाम्स होते हैं। तो जो मेजर एग्जाम होता है वो होता है हमारा सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, ये होते हैं। सीजीएल एग्जाम की अगर आप टारगेटेड तैयारी करते हैं तो आपका बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीएस सब हो जाते हैं। तो आप मेजरली आप अपने सीजीएल एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई किया करो। ये एसएससी के सभी छोटे मोटे एग्जाम्स का बाप होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो बाकी सभी एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। इनकी यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म्स भी लिख रखी हैं। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीपीयू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर खुद अपने आप में एक पोस्ट होती है, ठीक है, जो स्टेनोग्राफी सीखते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनकी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, वो है एसएससी सीजीएल 2024 को कैसे टारगेट करें
उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगी, और साथ के साथ इस पूरे वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 के प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी, स्टडी रूटीन और आपका शेड्यूल और टाइम टेबल ये भी बताऊंगा। साथ के साथ मैं आपकी बेसिक जानकारी जैसे एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पोस्ट और उनकी सैलरी और उनका सिलेबस क्या रहेगा, और उसमें हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कितने घंटे में पढ़ना चाहिए और कौन से समय पे क्या पढ़ना चाहिए, कितना टाइम हमें दिन भर में देना चाहिए जिससे 60 दिन में पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाए, कैसे टारगेट को मेंटेन करके रखना है, पूरे दिन के शेड्यूल को पूरा कैसे करना है, टारगेट को कंप्लीट कैसे करना है, टारगेट बनाने कैसे हैं, ये छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना एक एस्पिरेंट की, वो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, जिस चीज देखो ये चीज अगर नहीं भी बताते तब भी आप लोग भटकते हो कि सर कोई ऐसा कोर्स बता दो जिसमें ये हो जाए, कोई ऐसा कोर्स बता दो जिसमें ये हो जाए। तो जिसको कोर्स में इंटरेस्ट है वो जानकारी रख ले, जिसको कोर्स में इंटरेस्ट ना हो वो बातें सुन ले। भाई मतलब ही बन जाया करो ना, कभी कभी क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि आप मतलब ही बन जाओ। आपके मतलब की चीज रख लो, आपके मतलब की जाने दो। किसी को गाली गलौज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के लिए कुछ सोचना कि भैया ऐसा होता है वैसा होता, कुछ जरूरत नहीं होती है। जिसका जो काम है उसको करने दो। मेरा काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना। एसएससी सीजीएल सीपीयू 2024 का जो मेंस एग्जाम होने वाला है सीपीयू और सीजीएल 2000 प्री, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स बना दिया है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। अगर किसी को ज्वाइन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई हार्ड एंड फास्ट कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें ज्वाइन करना ही करना है। आप आराम से स्ट्रैटेजी देखो और खुद से सेल्फ स्टडी का पैटर्न बनाओ और फॉलो करो। ठीक है, अगर किसी को कंप्लीट इंग्लिश 2025 या पूरी इंग्लिश पढ़नी है, पूरी इंग्लिश, क्रैश कोर्स में क्या होता है कि सभी चीजों को प्रैक्टिस कराया जाता है, लेकिन फाउंडेशन में क्या होता है हर एक छोटी चीज से लेके बड़ी लेवल तक की चीज सिखाई जाती है। तो फाउंडेशन कोर्स भी हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसकी फीस 599 है और इसकी फीस 399 है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 2 साल है और इसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है जी, अगर यही चीज आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना सब कुछ आपको मिल जाता है। ये भी बैच आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे क्रैश कोर्स। ठीक है, अगर बुक्स आप लोग परचेस करना चाहते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, ये प्रैक्टिस बुक है, ये ग्रामर की बुक है, हैंड रिटन क्लास नोट्स। इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। मैंने क्विकली इसको सॉल्व करा दिया है, मात्र 20 से 22 घंटे में पूरी बुक का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए बस इतनी सी बात थी। अब हम शुरू करते हैं। पहले तो बेसिक जानकारी मैं आपको बताता हूं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। ठीक है, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जैसे सबसे पहले जैसे जो भी डिटेल होती है, जैसे कि भैया मुझे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है तो मेरी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली यार भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो यही है। ठीक है, हाँ, और दूसरी है आपकी एज लिमिट। आप बस इसमें इतना समझो कि इंडियन होना चाहिए, बस बाकी चीजें आप लोगों को नहीं समझनी है। बस ऑब्वियसली यार जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो क्या होगा, वो भारत का ही नागरिक होगा और होना भी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 साल से कितनी होनी चाहिए, 32 साल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। 32 साल ऊपर स्टार बना लेना। ठीक है, हाँ, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। किसी में 21 साल मांगते हैं, किसी में 18 साल मांगते हैं, किसी में 30 लास्ट है, किसी में 32 लास्ट है। ये आपके कैटेगरी, पोस्ट, डिपार्टमेंट इनके ऊपर बेस्ड होती है और एग्जामिनेशन के ऊपर भी बेस्ड होती है। जैसे सीजीएल में आपकी 18 नहीं होती, सीएचएसएल में 18 होती है। ठीक है, सीएचएसएल में 18 होती है, एमटीएस में 18 होती है, और आपकी जो सीजीएल की होती है वो 21 साल होती है। याद रखना, सीजीएल का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 21 से लेके आपकी 27 अनरिजर्व कैटेगरी की जो है एज लिमिट होती है। फिर इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाते हैं 30 साल, 32 साल ऐसे करके। तो मिनिमम एज 18 होती है एसएससी एग्जाम्स के लिए। मतलब उसमें सीएचएसएल भी हो सकता है, एमटीएस भी हो सकता है, फेज 12 भी हो सकता है, ऐसे करके। तो आप सीजीएल की अगर बात करोगे तो 21 से 27 आपकी एज लिमिट होती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको सीजीएल का फॉर्म भरना है तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तभी आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, जब तक आपका एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है उससे पहले आपका 3rd ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं पिछले 6 साल का जो कंप्लीट एनालिसिस है, वैकेंसीज को लेके, कट ऑफ को लेके, सारी चीजों को लेके यहां पे मैंने एनालिसिस किया।
ठीक है। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं वैकेंसीज का कि हमारे पिछले 6 साल में कौन से ईयर में कितनी वैकेंसीज आई और उन वैकेंसीज का हमारी कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ता है, और इस बार 2024 का एग्जाम देना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि मेरे भाई पिछले साल यानी कि 2023 में 2024 और 2022 के कंपैरिजन में बहुत कम वैकेंसीज थी, जिसका इंपैक्ट सीधे सीधे हमारी कट ऑफ पे गया था। कि वहां पे देखो मैं वैकेंसीज बताऊं, 2023 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी कितनी, 8440। 2022 में कितनी थी, 37409, और 2024 में 17727 वैकेंसीज हैं। अब कट ऑफ देखते हैं कि 2023 की कट ऑफ देख लो भाई। 2023 की कट ऑफ है जनरल की 150 और 2022 की कट ऑफ थी 114, यानी कि 2022 में वैकेंसी 37,000। यानी कि जब वैकेंसी ज्यादा होती हैं तो कट ऑफ कम जाती है। ऑब्वियसली भाई पोस्ट ज्यादा है, फॉर्म उतने ही भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं तो क्या होता है भैया, भाई ज्यादा बच्चे लेने हैं, उनको ज्यादा मेंस के लिए अपियर करवाने स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे वो कट ऑफ कम रखेंगे। तो ये अच्छा चांस होता है, एक बढ़िया चांस होता है कि हमें जो है सिलेक्शन मिल सकता है इस साल, क्योंकि ज्यादा वैकेंसीज हैं। अच्छा पिछली बार एसएससी ने 20,000 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया था नोटिफिकेशन में, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो वैकेंसी 37,000 हो गई थी। और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि 17,727 वैकेंसीज हैं। हो सकता है ये 20,000 हो जाए, 22,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, बढ़ सकती है, घटेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। यानी कि वैकेंसीज कम और ज्यादा का क्या फर्क होता है कि भैया 114 और 150 कितना फर्क आ गया, देख रहे हो कट ऑफ में। यानी कि 2024 में जो मॉडरेट स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स या अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सिलेक्शन लेना और भी आसान हो जाएगा। बस आपको स्ट्रिक्टली अपने आप को लीड करना है, अपने आप को खुद डायरेक्ट करना है, अच्छी जगह लेके जाना है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे कैटेगरी वाइज भी आपकी दे रखी है क्या वैकेंसीज। 2018 से लेते हैं, 2018 में 11,000 कुछ वैकेंसीज थी, 2019 में 8,000 कुछ वैकेंसीज थी, 2020 में 7,000 कुछ वैकेंसीज थी, 2021 में 7,000 कुछ वैकेंसीज थी, 2022 में आए थे हमारे 37,409 और 2023 में 8,000, 2024 में 17,000। इसी के बेस पे अगर हम यहाँ पे देखें कट ऑफ, तो देखो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले इसी से आइडिया लगता है। SC ST EWS OBC इनका तो कम रहता ही है। जैसे यहाँ पे देखो कि 2018 में कितनी वैकेंसी थी भैया, 11,000, तो 137 थी। उसके बाद 8,000 वैकेंसीज थी, ठीक है 2019 में, तो कट ऑफ कितनी हो गई भैया, देखो कट ऑफ बढ़ गई, कट ऑफ बढ़ गई, सीधे सीधे 147 हो गया। फिर भैया 20 में तो वैकेंसीज आई नहीं है, 21 में वैकेंसीज आई थी। 21 में कितनी वैकेंसी थी भाई, देखो 21 में हमारी थी 7,000 कुछ वैकेंसी, कट ऑफ हमारी कितनी हो गई 132, ठीक है। उसके बाद 114 क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, और 150 थे इसकी। यानी कि इस बार जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन अगर करें 2024 का, तो लगभग ये कह सकते हो कि 130 के आसपास जा सकते हैं। यानी कि 130 135 तक अगर आप ला रहे हो जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन प्री में क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी है ना, चांस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो ये तो आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लो क्या रखा है, कट ऑफ का एनालिसिस किया। यहाँ पे वैकेंसी वाइज थी, 6 साल का जो है कैटेगरी वाइज भी है, टोटल भी आपका एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है। अब इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ेगा। इतना पता चल गया कि भाई 2024 की 130 और 140 के बीच में रहेगी, 50 टच नहीं करेगी, इसके आसपास रहेगी, 40 से कम रहेगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि सर एसएससी सीजीएल के लिए किस तरह से जो है एग्जाम पैटर्न पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। जनरल पहले तो हम बातें करेंगे जो जानकारी है उस पे, फिर इसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। पहले मैं उनको वो बता देता हूं जो उनके लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर आप सीजीएल एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा टियर 1, ठीक है। और ये जो टियर 1 एग्जाम होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है 2022 से। पहले इसकी भी मेरिट लगती थी, लेकिन अभी भी मेरिट लगेगी, बट क्वालिफाइंग नेचर में लगेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इतने मार्क्स हैं इससे कम वाले हट जाएंगे, नहीं, क्वालिफाइंग इन नेचर है तो भैया पहले प्री क्वालिफाई कर दिया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। हाँ, कि 2024 में 2-3 महीने की तैयारी में बच्चा प्री क्वालिफाई कर सकता है। इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग है, जीए है
यानी कि जीए, जीके, जीएस, मैथ्स होता है और इंग्लिश होती है। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टाइम मिलता है आपको 1 घंटे का, ठीक है। पेपर होगा आपका 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/2, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं मेंस की। मेंस थोड़ा इन्होंने टिपिकल बना दिया है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जिसको कहते हैं, लेकिन समझाने का तरीका अच्छा हो तो आसान लगेगा आपको समझना। एक ही दिन में आपका मेंस पेपर होगा, एक दिन में मतलब एक दिन में एक ही पेपर होता है मेंस का, ठीक है, कि आज शिफ्ट नहीं होती है कि पहले शिफ्ट दूसरी शिफ्ट। अब उस मेंस पेपर में, मेंस के पेपर में टियर 2 में क्या होता है, यहां से आपकी मेरिट लगती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें 3 सेक्शंस में उन्होंने पेपर को डिवाइड किया है। पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आता था और कुछ नहीं आता था। इस बार जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगी और टाइपिंग टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो 3 सेक्शन में हमने मेंस को डिवाइड कर दिया। पहले सेक्शन में आपका पेपर होगा मैथ्स का और रीजनिंग का, यानी कि पहले एक बार घुसे आपने, एक ही बार में मैथ्स और रीजनिंग का पेपर दे लिया, ठीक है। फिर दूसरी बार घुसे इंग्लिश और जीके का पेपर दे लिया। मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल आपके कितने हो गए भैया, सॉरी, हाँ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी कि 180 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे। ऐसे ही दूसरी बार घुसे तो इंग्लिश और जीएस का पेपर आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक पेपर होगा, एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 135 नंबर की इंग्लिश आपके मेंस में पूछी जाएगी। और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भैया 75 नंबर की आपकी जीएस पूछी जाएगी। इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, यानी कि 70 × 3 मतलब 210, 210 ये हो गए और 180 ये हो गए भैया, 180 हो गए, टोटल 390 लगभग हो गए। क्या 390 नंबर का मेंस एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है, ठीक है। इसकी नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखना है, 1 मार्क मतलब 1 नंबर आपका कटेगा हर एक क्वेश्चन पे, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। 2 बार पेपर गए आए, अब तीसरी बार फिर से आपको एंट्री करानी है। तीसरी बार में पहले आपका पेपर होगा कंप्यूटर नॉलेज का, यानी कि इसमें आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल 3 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चंस मतलब 60 नंबर का पेपर है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, ये बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। हाँ, इसमें मेरिट नहीं है। ऐसे ही डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होता है, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, यहां पे भी आपसे टाइपिंग करवाएंगे, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन पास तो होना ही है। ये नहीं है कि इसमें कितने भी नंबर आ जाएंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपके मेंस एग्जाम ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और मेंस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो इंग्लिश का है। वेटेज देख लो, 23% मैथ्स का है, 23% रीजनिंग का है, 35% वेटेज है इंग्लिश का और 19% है आपका जीएस का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है सीजीएल मेंस एग्जाम में वो इंग्लिश का है और प्री में भी इंग्लिश का बराबर है। इसका मतलब बिना इंग्लिश के तो आप कुछ कर नहीं सकते और इंग्लिश को सबसे ज्यादा टाइम और इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे की। सर एसएससी सीजीएल जो होता है इसके अंदर किस तरह की पोस्ट होती हैं? देखो इसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट होती हैं जो ग्रेड बी और ग्रेड सी की भर्तियां करवाते हैं। ग्रेड बी में आप देखोगे जैसे एएसओ है, इंस्पेक्टर है, पीओ है, एग्जामिनर है, ठीक है, ये पोस्ट होती हैं। एएसओ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जैसे एमईए हो गया, सीएसएस हो गया, रेलवे हो गया, एएफएचए हो गया। अब इसकी पूरी डिटेल में बता दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में होती हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर हमारे जीएसटी में, एक्साइज में बनते हैं या इनकम टैक्स में बनते हैं, ठीक है। पीओ होते हैं, एग्जामिनर होते हैं। इनकी डिटेल में अभी बता देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, ठीक है, सारी की सारी पोस्ट बता देता हूं। जैसे सर AAO की पोस्ट होती है, सीजीएल में ये सारी की सारी पोस्ट होती है। जैसे AAO की पोस्ट होती है, ये मिनिस्ट्री में आपको कौन कौन सी मिनिस्ट्री, जैसे इंडियन ऑडिट या अकाउंट्स या डिपार्टमेंट अंडर C&AG, कैग जिसको बोलते हैं, इसकी मैं अभी फुल फॉर्म बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये ग्रेड बी की पोस्ट होती है AAO, ठीक है। और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4800 ग्रेड पे की जो है जॉब है, 4800 ग्रेड पे, समझ रहे हो ना। 7 स्केल है, शायद स्केल 7 है, ठीक है, स्केल लेवल 8 है, लेवल 8 है, तो 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है। ऐसे ही AAO असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर, ये भी आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में या डिपार्टमेंट अंडर कैग के ये भी आता है, ये भी बी ग्रेड की जॉब है, ये भी 4800 ग्रेड पे की जॉब है।
इसमें आप लोगों को जैसे और भी पोस्ट है, जैसे एक होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे मिनिस्ट्री अलग अलग दे रखे हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपके एएसओ होते हैं, एएसओ आपके रेलवे भी होते हैं, एएसओ आपके एक्सटर्नल अफेयर्स जो एमईए अभी पढ़ के आए हो ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFH क्यू असिस्टेंट भी होते हैं इसमें। ये ग्रेड बी की ही सारे के सारे ग्रेड बी की पोस्ट है, ठीक है, ग्रेड बी की 4600 ग्रेड पे इनका जो है पे स्केल होता है। आगे देखोगे और भी पोस्ट होती हैं, जैसे इनकम जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट कहाँ कहाँ होती है, देखो इंस्पेक्टर आपके इनकम टैक्स में भी होते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है भैया, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। CBDT के अंडर जो आपके इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, या फिर सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर होते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, या एग्जामिनर होते हैं, इसमें आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो ठीक है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं ये C ग्रेड में आते हैं 4600 ग्रेड पे, और ये सभी के आते हैं B ग्रेड में आते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, CBI में इंस्पेक्टर पोस्ट होती है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। इंस्पेक्टर ये CBNS, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, इसमें भी आपके इंस्पेक्टर होते हैं। इसके बाद आते हैं जैसे असिस्टेंट हो गए, असिस्टेंट या सुपरिंटेंडेंट हो गए, डिविजनल अकाउंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये इनका अलग से एग्जाम होता है, इनके डिपार्टमेंट भी अलग होते हैं, इनके एग्जाम भी अलग होते हैं, इनका सिलेबस भी अलग होता है, इनका पैटर्न भी अलग होता है, सब कुछ होता है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी, इनके भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो प्राइमरीली बच्चे फॉर्म भरते हैं वो CGL के लिए भरते हैं, जो जनरल पोस्ट होती हैं, ठीक है, जो सभी के लिए होती है। ऑडिटर की पोस्ट आती हैं, या अकाउंटेंट की पोस्ट आती हैं, या जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, सब ग्रेड C में आती हैं। 2800 ग्रेड पे इनका पे स्केल होता है, ठीक है। हाँ, कैग की अगर आपको जैसे फुल फॉर्म नहीं आती है, कैग होता है C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये एक आपका मिनिस्ट्री होता है, इसके अंडर ही आपके पोस्ट आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑडिटर की पोस्ट है, कैग के अंदर आती है, तो ये सारी की सारी ग्रेड C की होती हैं, ठीक है। और भी होती हैं, जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, या अपर डिवीजन क्लर्क हो गए, लोअर डिवीजन क्लर्क जो आते हैं वो आपके आते हैं CHSL के अंडर, ठीक है, ये CGL के अंडर आते हैं, सब C ग्रेड की जॉब है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सर मान लो पोस्ट का पता चल गया, सैलरी का आइडिया हो गया, और एग्जाम पैटर्न का भी आइडिया हो गया, लेकिन जिस चीज के लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं असल में वो चीज नहीं आ रही। मान लो ये सब चीजें तो मैं गूगल पर ढूंढ लूंगा, या फिर मान लो आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे की बात अब करते हैं कि सर SSC CGL 2024 के लिए जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है उसको समय रहते, है ना, जो टाइम दिया गया है उतने टाइम में किस तरह से कवर करेंगे, उसके लिए कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टाइम टेबल, रूटीन, गाइडेंस, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएं, सेल्फ डायरेक्ट हो जाएं, वो मैं बताता हूं। देखो किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, या GS हो, सारे सब्जेक्ट को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। किसी भी अगर एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि प्री हो या मेंस दोनों में बराबर बराबर, लगभग बराबर बराबर वेटेज है। किसी को ज्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ही आपने एक सब्जेक्ट को दे दिया। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ने को होता है। इतना सिलेबस है, लेकिन इसको दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि इंग्लिश में एक तो लर्निंग कंटेंट होता है जिसको टाइम देना पड़ता है। अगर आप सारी चीजें शुरू से पढ़ोगे तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ग्रामर का कंटेंट है, ये वोकैबुलरी का है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, वो भी पढ़ना होता है, ठीक है। ये लर्निंग कंटेंट है, अगर आप इसको शुरू से और लास्ट तक पढ़ोगे तो कम से कम 6-7-8 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से। हाँ, अगर रिकॉर्डेड बैच से जल्दी पढ़ते तो 4 महीने में भी खत्म कर लोगे, कुछ लोग तो 2 महीने में भी खत्म कर लेते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट आपको फाउंडेशन क्लासेस में मिलता है, अगर किसी भी टीचर से पढ़ोगे वो बेसिक से पढ़ाएंगे। फिर आता है आपका प्रैक्टिस कंटेंट। प्रैक्टिस कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपका नाउन का सवाल नहीं पूछा जाएगा। एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सीडियम्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, स्पेलिंग टेस्ट, ये पूछे जाते हैं। ये होता है आपका प्रैक्टिस कंटेंट, पहले ये पढ़ना होता है फिर ये पढ़ना होता है। तो अभी एग्जाम टाइम में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करनी है तो ये पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ना पड़ता है, ये चीज इनके बिना नहीं पढ़ी जा सकती।
समझ रहे हो ना, ये चीज आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। अगर आधी अधूरी भी क्लियर है तो प्रैक्टिस करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं अपनी रिस्क पे, ठीक है। ऐसे ही जीएस का कुछ सिलेबस है, पहले मैं सिलेबस बता देता हूं। जीएस के सिलेबस में जैसे यहां पे लिखा है इंडियन एंड इट्स नेबरिंग, ये क्या है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, ये स्टैटिक का पार्ट है ना। इसमें आपकी साइंस आ जाती है, करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, पोर्टफोलियो हो गए, पीपल इन न्यूज हो गए, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर इसमें लिखा हुआ है। फिर अलग अलग जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स होते हैं, लेकिन उनका वेटेज ओवरऑल इंग्लिश, ओवरऑल जीएस की बात करें तो कम रहता है। आपको अगर मैं कहूं कि सर जीएस के लिए मुझे क्या क्या चीजें एग्जाम टाइम में पढ़नी चाहिए, मैं अभी बता दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। पहले मैं सिलेबस बाकी की चीजों का भी बता दूं। जैसे मैथमेटिक्स के आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं, अब देखो मैं एक एक लाइन को पढ़ के सुनाऊंगा, उससे आप भी बोर हो गए और आप समझ भी सकते हैं। अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। इसमें ये मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स का वास्ट सिलेबस होता है तो टाइम देना पड़ता है, याद रखना। 2 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस लगा सकते हैं, उसी से अपने आप को रिफर्निश करके एग्जाम देने जा सकते हो। लेकिन आप कहो कि मैं 2 महीने में पूरा मैथ्स पढ़ लूंगा या पूरी इंग्लिश पढ़ लूंगा, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। रीजनिंग में भी आपके चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर। अब आ जाती है बात कि सर आप हमें ये बताओ कि अगर मुझे इंग्लिश 2 महीने में पढ़नी हो, 60 दिन के अंदर, तो मुझे कितने घंटे इंग्लिश को देने चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये बताता हूं। देखो, अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप दिन में 20 घंटे पढ़ लो या 18 घंटे पढ़ लो, तब तो मैं आपको कहूंगा कि आप इंग्लिश का लर्निंग पार्ट भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस पार्ट भी पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड बैच से या रिकॉर्डेड क्लासेस, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप रिकॉर्डेड क्लास खत्म कर दो, लेकिन फायदा उसका भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, हमें तैयारी को सफिशिएंट टाइम देना होता है। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या कर सकते हैं सर, वो बताइए। तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि 60 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा, तो आपके पास बेसिक नॉलेज या जनरल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। बहुत ज्यादा बेसिक आपके खराब नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि सर मुझे तो एसआरएम में भी फर्क नहीं पता या मुझे जनरल वोकैबुलरी नहीं आती है। आपने अगर मान लो 4-5 महीने तैयारी कर रखी है या 6 महीने तैयारी कर रखी है, एक बार कहीं से सिलेबस पढ़ लिया है, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, तो भी एक बार को आप ट्राई कर सकते हैं, 60 दिन उनके लिए बेटर है। या फिर कोई सालों से तैयारी कर रहा है, अभी उसको अचानक से एग्जाम देने जाना है और अब उसको पुराना पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, तो उसके लिए मैं बताऊं, उसको अपनी चीजों को बस क्या करना है भाई, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करते करते उसी प्रैक्टिस के जो भी कंटेंट आप पढ़ोगे, जो भी क्वेश्चंस लगाओगे, उनका एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो भाई साहब आपके किसी भी चीज के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एनालिसिस कैसे करना और एनालिसिस का फायदा क्या होता है मैं बताता हूं। मान लो कोई स्टूडेंट है, सर प्री में मेरे 50 में से लगभग 35 आते हैं या 30 आते हैं, क्या करूं सर, मैं 135 के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें लगभग 140 ही ले पा रहा हूं या 120 ही ले पा रहा हूं, ठीक है। या फिर कोई बच्चा है, कोई ये कहता है कि सर ओवरऑल 200 नंबर का जो प्री पेपर होता है मॉक टेस्ट, उसमें मेरे 140 नंबर आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं या 150 आ रहे हैं, इनको मुझे इंप्रूव करना है, तो कैसे करूंगा। मान लो 120 आ रहे हैं तो मैं इनको कैसे बढ़ाऊं, इसका एक ही तरीका है। अगर आप 120 से 140 तक लेके जाना चाहते हो, इन दोनों को आप एक ही चीज से इंप्रूव कर सकते हैं। 120 से 140 तक, 150 तक लेके जा सकते हो एक ही चीज से, वो है आपका एनालिसिस। क्योंकि आपकी जो कमजोरी है ना, वो है आपके वीक पॉइंट्स, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो आपके बेसिक्स होते हैं ना, उनकी वजह से हमारा स्कोर डाउन जाता है। अगर आपकी छोटी छोटी चीजें खराब हैं, उनको सही करना चाहते हो, तो हद से ज्यादा प्रैक्टिस और उनका कंप्लीट एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का, चाहे क्वेश्चन आपका गलत हो या सही, उसका एनालिसिस आपको बहुत जरूरी है करना। अगर एनालिसिस नहीं करोगे भाई साहब, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि सर कैसे एनालिसिस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है एक ग्रामर का क्विक रिवीजन। क्या करना है जी, ग्रामर का आपको क्या करना है जी, क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। क्विक रिवीजन करना है ना, क्विक रिवीजन करना है, वो भी चैप्टर वाइज। कैसे करना है जी,
चैप्टर वाइज करना है ना। और इसी के साथ साथ आपको 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर एक बार फिर से लगाना है, ठीक है। पर चैप्टर आपको क्या करना है जी, दोबारा से क्वेश्चंस लगाने हैं, 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर विद एनालिसिस, कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और वो क्यों गलत हुआ, उसका लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अपने नोट्स खोलो, चेक करो कि अच्छा इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है मैंने सही कर लिया, उसको कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। आपने जो भी ग्रामर का पार्ट है उसको कंप्लीटली क्या कर लिया भाई, आपने ग्रामर को क्या कर लिया कंप्लीटली, उसका क्विक रिवीजन कर लिया, क्विक रिवीजन करके आपने एनालिसिस भी कर लिया, ठीक है। तो यहां से अच्छा ये जो क्वेश्चंस लगाओगे ना 100 क्वेश्चंस, ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस लगाना, ऐसी बुक से लगाना जो आपने नहीं लगाए हों, कोशिश ये करना। अगर नहीं भी करते तो भी करना, फ्रेश क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, रिपीटेड भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि नए क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, ठीक है, फालतू क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज आ जाओ भैया, दूसरी चीज क्या है, जैसे ही ग्रामर रिवीजन होगी आपकी, और इसमें कितना टाइम देना है, मैक्सिमम 20 दिन देने हैं, ओनली 20 दिन। और इन्हीं 20 दिन के साथ साथ आपको पैरेलली क्या करना है, वोकैब लेके चलनी है। 20 दिन तक वोकैब का सिर्फ लर्निंग पार्ट आपको फोकस करना है, ठीक है। 20 दिन तक, ओनली 20 दिन तक, 20 डेज, 20 डेज में आपको वोकैब का लर्निंग पार्ट साथ लेके चलना है, साथ में इसको साथ लेके चलना, ठीक है। जैसे आज से अगर मैं तैयारी शुरू करूं तो मुझे 20 दिन में पूरी ग्रामर कंप्लीट करनी है, रिवीजन प्लस 100 क्वेश्चंस, ये टारगेट आपका होना चाहिए 20 दिन का। 20 दिन का टारगेट है आपको पूरी ग्रामर का रिवीजन प्लस 100 क्वेश्चंस, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए इसमें कम से कम ये मान लो 80 प्लस, 80 to 90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसमें जो आपकी एक्यूरेसी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 80 to 90% की, 80 से 90% आपके सवाल सही होने चाहिए, ये कोशिश करना। अगर इससे कम जा रहे हैं तो एनालिसिस करो, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो, फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ, इसमें ये गलती है और ये लॉजिक है, समझ में आ गया। नहीं आ रहा है टीचर से पूछो और उसको क्लियर करो, किसी एक्सपर्ट से पूछो, उस डाउट को क्लियर करके तब आगे बढ़ो, ठीक है। अगर किसी भी सवाल को आपने छोड़ दिया तो वो आगे चल के परेशान करेगा और आपके स्कोर में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। साथ के साथ डे 1 से आपको वोकैबुलरी का लर्निंग पार्ट लेके चलना है, प्लस डेली 30 to 40 मिनट रीडिंग आपको जरूर करनी है, ठीक है ना, ये आपको जरूर करना है। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो फिर अलग से आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस को टाइम देना पड़ेगा, जिसके लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप दिन में 3-4 घंटे या 2-3 घंटे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लगाओ 2-3 महीने तक, वो टाइम अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर, तो उनको प्रॉब्लम आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और उनकी रीडिंग बिल्कुल ख़राब होती है, उनको पढ़ना या समझना बिल्कुल नहीं आता या ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। इसीलिए डेली आपको 30 to 40 मिनट्स रीडिंग करनी है। आपको वोकैब लर्निंग का एक टारगेट बनाना है, वोकैब लर्निंग का एक टारगेट बनाना है मेरे भाई। कितने वोकैब का, कम से कम 200 वर्ड, ठीक है। 200 वर्ड पता है कैसे, 200 वर्ड से आपको गो थ्रू होना है, 200 वर्ड से आपको गो थ्रू होना है, ठीक है, गो थ्रू होना है। क्यों, क्योंकि आपने पहले तैयारी करी होगी, पहले भी वर्ड्स पढ़े होंगे, तो वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। तो डेली का टारगेट रखना है कम से कम 200 वर्ड्स। भाई टारगेट जब तक बड़े रखोगे ना, तभी आप एक मॉडरेट या एक एवरेज टारगेट पूरा कर पाओगे। जब तक छोटे छोटे टारगेट ऐसे रखोगे कि मुझे डेली 10 बुकें याद करनी है, तो फिर 1 साल का रोड मैप बनाओ कि आगे मुझे 1-1.5 साल तक तैयारी करनी है। अगर आपको 2 महीने तैयारी करनी है, डेली 200 वर्ड का टारगेट बनाना है, कम से कम 200 वर्ड का। इसमें सर टाइम कितना लग जाएगा, इसमें मिनिमम 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे कम से कम लगेंगे, इसमें आधा घंटा हो गया, 2.5 घंटे और 1.5 घंटा आपका ही, मतलब ओवरऑल आपका डेली का 4 घंटे इंग्लिश को यहां पे देने हैं। डेली आपको 4 घंटे इंग्लिश को देने हैं, जिसमें 1.5 घंटे ग्रामर का हो जाएगा, इसमें 1.5 आवर हो जाएगा, इसमें आपके 2 घंटे हो जाएंगे वोकैबुलरी में, और 30 to 40 मिनट्स हो जाएंगे आपके रीडिंग के लिए, ठीक है। ये 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको क्या करना है वो देख लो। 20 दिन के बाद आपको क्या करना है देखो भाई, ठीक है। 20 दिन के बाद आपको क्या करना है,
देखो पूरा तसल्ली पूर्वक समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में आया और सब कुछ समझा के चला गया, नहीं, तसल्ली पूर्वक। जिसको सुनना है वो प्यार से सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसको सुनना ही नहीं है उसको मैं सुना के क्या ही करूंगा। तो अब आ जाते हैं भैया लास्ट के 40 डेज कि सर लास्ट के 40 डेज में क्या करना है ना, लास्ट के 40 डेज में क्या करना है। देखो 40 डेज में क्या करना है, अब आपका बचा पूरा का पूरा प्रैक्टिस वाला पार्ट। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें एक तो आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया। अब ग्रामर कंप्लीट होने के बाद ग्रामर के बेस पे आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि जैसे कि एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ये सब ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये ग्रामर से बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इवन क्लोज टेस्ट तक, क्लोज टेस्ट तक आपका ग्रामर से बन जाएगा। सोचो क्लोज टेस्ट तक आपका ग्रामर से बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ये मान के चलो लगभग 60% रोल होता है ग्रामर का क्लोज टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है सर, इन चारों चीजों की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। टारगेट कितना करना है आपका, टारगेट है टाइप वाइज जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, टारगेट है आपका हर सेक्शन से 500 क्वेश्चन उठाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एसएससी में सिलेक्शन लेना है सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड करो, 90% प्रॉब्लम सॉर्टेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट है हर सेक्शन से 500 क्वेश्चंस मिनिमम, 500 क्वेश्चन मिनिमम, यानी कि 100 क्लोज टेस्ट और 500 एरर, 500 इंप्रूवमेंट, 500 फिलर्स, 500 फिर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, बाकी के जैसे वोकैबुलरी के एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। वोकैब का लर्निंग पार्ट आपने कर लिया, टारगेट 20 दिन में 200 का 2 दूनी 4, यानी कि 4000 वोकैबुलरी आपके पास हो गई। 4000 वर्ड से अगर आप गो थ्रू हो गए तो वो चीज यहां पे काम आ जाएगी। वोकैबुलरी के एमसीक्यूज हमें लगाने हैं, 4000 वोकैबुलरी का बैकअप आपके पास हो गया जी, 4000 वर्ड्स का आपके पास बैकअप हो गया, और वो बैकअप यहां पे काम आएगा। यहां पे दो काम करने हैं, एक तो आपका डेली का टारगेट होगा, डेली का टारगेट कोई भी एक चीज टारगेट करनी है आपको, टारगेट रखना है 500 एमसीक्यूज का, हर सेक्शन का 500 एमसीक्यूज का टारगेट करना है। सर कितने सेक्शन होते हैं, लगभग 7 सेक्शन मान के चलो, टोटल 7 सेक्शन होते हैं इंटू 500, ठीक है, कितने हो गए भैया 7 पत 35, यानी कि 3500। आप और भी बढ़ाओगे ना तो 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 4000 मतलब एक 40 दिन में, अगर देखो 4000 क्वेश्चन मान लेते हैं ओवरऑल, ठीक है, 4000 क्वेश्चन है, 40 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया जी 100, यानी कि डेली के आपका टारगेट बन गया 100 क्वेश्चन का। क्या आप एक दिन में 100 एमसीक्यूज नहीं लगा सकते, क्या आप एक दिन में 100 एमसीक्यूज लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, बताओ। अगर 8 सेक्शन भी आपके होते, वैसे 6 ही सेक्शन होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और आपका अनसीन पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड इडियम्स, ये हो गए लोग टोटल 10 हो गए। हाँ 10 हो गए, 10 हो गए तो तब भी कर लोगे, क्योंकि इसमें ग्रामर के आपके जो सेक्शंस में मैंने बढ़ा दिए हैं, जैसे 4 सेक्शन कर दिए तब भी आप कर लोगे। 4000 क्वेश्चन भी अगर आप लगाते हैं ना ओवरऑल सभी सेक्शन से, तो 4000 क्वेश्चन का डेली टारगेट आपका बनेगा 100 क्वेश्चंस का। वोकैबुलरी को छोड़ के हैं आपके 6 सेक्शन, 4 सेक्शन वोकैब के, टोटल 10 सेक्शन है। तो 10 सेक्शन के हिसाब से अगर 500 लगाओगे तो 5000 क्वेश्चन हो रहे हैं। 5000 क्वेश्चन में आपके डेली का टारगेट हो जाएगा 120 क्वेश्चन, डेली का टारगेट 120 क्वेश्चन कर लो भैया। तो डेली आपको 120 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। 120 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, पता है कितना, आपका मैक्सिमम टाइम जाएगा, मैक्सिमम 3 घंटे, 3 घंटे का टाइम जाएगा, मैक्सिमम 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे भैया, कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। और इसमें फिर आपको 1 घंटे अलग से और देना है, आपको 1 घंटा अलग से देना है, किसके लिए पता है, जो एमसीक्यूज है ना वोकैबुलरी, एमसीक्यूज की जो वोकैब है, जो भी वोकैब है उसको आपको करना है जी याद, उसको याद करना है, ठीक है। यानी कि याद करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
जो एमसीक्यूज वोकैबुलरी के आप पढ़ोगे या नहीं भी पढ़ोगे तो भी, अगर मान लो कोई दूसरा वोकैबुलरी के अलावा कोई दूसरा सेक्शन कर रहे हो, तब भी आपको 1 घंटे डेली वोकैब पढ़नी ही पढ़नी है। 1 घंटे वोकैब डेली पढ़नी है, किसी भी सेक्शन से पढ़ो, चाहे इडियम्स पढ़ो, चाहे वन वर्ड्स पढ़ो, चाहे सिनोनिम्स पढ़ो या एंटोनिम्स पढ़ो, एमसीक्यूज लगाओ, लर्न जरूर करना है। 1 से 1.5 घंटे वोकैबुलरी का टारगेट रखना ही रखना है। जिसकी कमांड वोकैबुलरी पे हो गई, उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई जानो, समझ रहे हो। तो इंग्लिश का तो ये पूरा कंप्लीट पैटर्न में जैसे मैंने बताया है, 20 दिन में आप ग्रामर और वोकैबुलरी पे कमांड करो और 40 दिन में सारे सेक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। तो टारगेट है हमारा हर सेक्शन से 500 क्वेश्चन, टोटल 10 सेक्शन है, 5000 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। डेली आपके हिस्से में आएंगे 120 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन में लगेगा 3 घंटे का टाइम और 1 घंटे से 1.5 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना है वोकैबुलरी को, या 1 घंटे वोकैब, आधे घंटे रीडिंग। 4.5 घंटे का जो शेड्यूल है, 3 से 4 घंटे का शेड्यूल अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इंग्लिश में गारंटी देता हूं कि आप 50 में से लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस 40 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। 40 to 45, 40 अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग ठीक है, अच्छे स्टूडेंट हो, तो 40 to 45 मार्क्स लेके आ सकते हो, ये गारंटी है। जो इस तरह से चलेगा, 4.5 घंटे अगर डेली इंग्लिश को ईमानदारी से देते हो तो। अब आ जाते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, फिर मैं आप बाकी के सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स है, सर मुझे मैथ्स के लिए क्या करना है, तो देखो भाई, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है सीजीएल में, ठीक है, नहीं एमटीएस में है, सीजीएल में नहीं है। सीजीएल में दोनों की मेरिट बनेगी, लेकिन वेटेज जो है मैथ्स का कम है, इंग्लिश का ज्यादा है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे का आप इसमें टाइम दे सकते हो। 4 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, मिनिमम 3 घंटे भी कर सकते हो। इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या करने हैं भैया, प्रैक्टिस लगाने हैं, ठीक है। वो भी कैसे, जो भी टाइप वाइज होते हैं ना सवाल आपके, टाइप वाइज आपको टारगेट करके प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स में। सोर्स आपका क्या रहेगा वो भी बता दूंगा, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, पीवाईक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज, और आपका जो सोर्स रहेगा वो आपकी बुक्स रहेंगी, ठीक है। बुक्स में क्या होता है कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। साथ के साथ अगर यूट्यूब पे कोई सुपर फास्ट सीरीज चला रहा है, यूट्यूब पर अगर कोई सुपर फास्ट सीरीज चला रहा है, सुपर फास्ट का मतलब होता है कि हर टॉपिक के बल्क में क्वेश्चंस आपको दे रहा है और ज्यादा मतलब अच्छे से स्पीड में प्रैक्टिस करा रहा है, तो उससे यूट्यूब से पढ़ोगे या फिर बुक्स से, आपका यहां पे जो टारगेट रहेगा ना, टारगेट यहां पे आपका जो टारगेट रहेगा वो डेली का आप 150 क्वेश्चन या 100 से 150 क्वेश्चन मान के चलो, 100 से 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मिनिमम टारगेट रखो आप डेली का। ये तो आपका डेली का टारगेट रहेगा, तभी आप पूरे मैथ्स को कवर कर पाओगे। और मैथ्स का ओवरऑल जो टारगेट है आपका कम से कम 400 क्वेश्चन का या 500 क्वेश्चन का रहना चाहिए। 400 से 500 क्वेश्चंस का टारगेट आपको रखना है मेरे भाई, हर चैप्टर का, पर चैप्टर का। जीएस का मैं आपको बता देता हूं, जीएस में बस आपको सबसे ज्यादा जो कमांड करनी है भाई, स्टैटिक जीके पे कमांड करनी है, क्योंकि इतने टाइम में हम सिर्फ यही कर सकते हैं। पिछले अगर 4 साल का पेपर अगर आप देखोगे, पिछले 4 साल का अगर आप एनालिसिस करोगे, तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है, ठीक है। हाँ जी, साइंस पे आपको कमांड करनी है, स्टैटिक जीके पे कमांड करनी है, करंट अफेयर पे कमांड करनी है, सबसे ज्यादा प्राइमरीली इन तीनों चीजों पे कमांड करनी है। और उसके बाद आपके जो भी, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, बता रहा हूं करना क्या है, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हो गया, इन सब का क्या करना है सर, इनके सिर्फ एमसीक्यूज लगाने हैं, साथ के साथ इनका एनालिसिस देखना है। ध्यान से सुनना, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनका क्या करना है, एमसीक्यूज लगा लिए प्रीवियस ईयर और उनका एनालिसिस देख लिया, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। इनका क्या करना है सर, स्टैटिक जीके को डिटेल में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक हो भाई। जो भी हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं इनको डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसके साथ में अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको स्टैटिक जीके को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्टैटिक सीए दोनों का अगर वेटेज देखो 25 में से मान के चलो आपका
कम से कम 12-13 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन आप मान के चलो सिर्फ स्टैटिक और सीए का, ठीक है। 25 में से मतलब 50% वेटेज सिर्फ सीए और स्टैटिक जीके का हो जाता है। कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन आपके साइंस से बन जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके कम से कम साइंस से बन जाते हैं, याद रखना। और उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन आपके इनमें से बन जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग चीजें हैं हमारी जीएस में वो है स्टैटिक जीके, साइंस और सीए। साथ के साथ जो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनका भी पार्ट अच्छा रोल होता है। एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं। अब उसके लिए आप पूरा तो पढ़ोगे नहीं, इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो आपको इनके एमसीक्यूज का एनालिसिस प्रॉपरली देखना है और पेपर देने चले जाना है। भैया रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कहूंगा कि कुछ नहीं करना है, चैप्टर वाइज टारगेट रखो, चैप्टर वाइज टारगेट रखो, बस कुछ नहीं करना है। जैसे हम शुरुआत में इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे थे वही करना है। एक चैप्टर उठाओ किसी भी बुक से, उसके क्वेश्चंस का टारगेट कर लो कि मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने। कितने? 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस का टारगेट लगा लो, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं कि 2 से 2.5 घंटे में आप 200 क्वेश्चन लगा दोगे। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि आप रीजनिंग का कोई भी चैप्टर उठाओगे, मिनिमम टारगेट 100 है इसमें। अगर आप चाहते हो कि सर मेरे से 200 नहीं हो पाएंगे तो 100 से 200, 100 से 200, मिनिमम टारगेट 100 करो, वरना तो 200 क्वेश्चंस का टारगेट करो कि मुझे इस टॉपिक के 200 क्वेश्चन लगाने, इस टॉपिक के 200 क्वेश्चन लगाने। टारगेट करो, 60 टॉपिक नहीं होंगे। अगर आप 200 टारगेट करते भी है ना तो रोज के हिस्से में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे भाई, रोज के हिस्से में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे 2 घंटे में निपटा दोगे आराम से। यानी कि 2 घंटे आप इसको मान लो, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे मान लो इसको, 5 घंटे हो गए, 5 और 3 4, 4 भी मान लोगे तो 9 हो गए, ठीक है। 9 ज्यादा से ज्यादा मान रहा हूं, 9 + 4, 9 + 4 हो गए 13, 14 घंटे। अगर ये 14 घंटे आप टाइम देते हैं, अब आप कहोगे सर 14 घंटे कौन पढ़ेगा? 14 घंटा वे पढ़ते हैं जिनको 2 महीने में एग्जाम निकालना है, वरना तो 1 साल पढ़ो, डेली 6 घंटे पढ़ो, 1 साल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 महीने में पेपर निकालने की सोच रहे हैं, काम तो बराबर करना पड़ेगा मेरे भाई। टाइम कम दिया है तो दिन भर का टाइम ज्यादा होगा, लंबा समय रखोगे दिन भर का टाइम कम होगा, डेली का टारगेट कम होगा, प्रेशर कम होगा। जिसको एग्जाम निकालना है 2 महीने में उसको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम से कम भी ऐड करोगे तो 10 से 12 घंटे में भी आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे मैथ्स के, 4 घंटे इंग्लिश के, 7 हो गए, 2 इनके, 7 और 4 11, 11 10 11 घंटे में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेशर कम रखोगे हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर कुछ जनरल टिप्स देख लो। जनरल टिप्स, कुछ जनरल टिप्स होती हैं, ठीक है भाई। अब टिप्स टू स्टडी, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? देखो पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे ज्यादा आप टाइम बचाना सीखो, टाइम बचाना सीखो। सबसे पहला काम है कि टाइम अगर आप बचाना सीखोगे तो आप टाइम को इन्वेस्ट करना भी सीख जाओगे, ठीक है। वो कैसे सीखेंगे भाई? टाइम बचाना कैसे सीखते हैं? टाइम बचाने का सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। सभी से कांटेक्ट खत्म करो, सबसे पहले सभी से कांटेक्ट खत्म कर दो भाई, ठीक है। कांटेक्ट खत्म करो, सबसे पहला काम। मतलब 2 महीने के लिए आप सबसे कांटेक्ट खत्म कर दो, ठीक है। किसी के मतलब चाहे वो दोस्त हो या कोई और ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे ज्यादा टाइम आपका खा जाता है, उसका टाइम खत्म कर दो, उससे टाइम बचाना पड़ेगा। नंबर चेंज कर लो, ठीक है। सोशल मीडिया यूज करना या तो बंद कर दो कुछ दिनों के लिए या कम कर लो, अगर आपके पास ऐसा है कि कंट्रोल कर सकते हो तो सोशल मीडिया को कम कर दो या खत्म कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे बचो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भैया आप सोने का, खाने का, सोने का, खाने का, खेलने का और पढ़ने का, इन सब का आप अपना टाइम फिक्स करो, इन सब का टाइम फिक्स करो। इनका अगर आप टाइम फिक्स नहीं करोगे तो आप 2 महीने में उतना टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे जितना आपने बनाया है। आपने अगर एक दिन भी चोरी करी कि सर आज नहीं हो पाया मैं कल कर लूंगा, तो वो आपका माइनस होगा, आगे ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि अगले दिन कर लोगे, अगला दिन है ही नहीं तुम्हारे पास, आपके पास फिक्स टाइम है 60 दिन, मतलब 60 दिन बस, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, समझ गए? जैसे सोना है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो
सुबह अगर जल्दी उठते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम है, जितना सुबह में टाइम बचा सकते हो बचाओ। अगर आप सुबह मैक्सिमम 7 बजे, 7 बजे आप मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 7 बजे उठ जाओ, 7 बजे आप लाइब्रेरी पहुंच जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ के लाइब्रेरी 7 बजे आप होने चाहिए। जो बच्चा 6 बजे उठ जा रहा है, 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दे रहा है, उसके पास दिन भर में बहुत सारा टाइम निकल आएगा, वो आराम से 14 घंटे निकाल देगा। लेकिन अगर आप 10 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, भाई साहब समस्या ही समस्या है। ठीक है, आराम से। जो लोग कहते हैं कि सर नींद बहुत जरूरी है, कि मैं कितने घंटे सोना चाहिए, साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ये कहते हैं 10 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, नहीं। मैं कहता हूं कि स्टूडेंट लाइफ के लिए नींद बनी ही नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए स्वास्थ्य बना ही नहीं है, सच तो यही है। स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ से सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, ठीक है, कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस। अगर स्टूडेंट अपनी बॉडी को 4 घंटे के लिए हैबिचुएटेड कर लेता है, तो 4 घंटे की जो नींद होती है ना भाई, 4 घंटे की जो नींद होती है, या फिर मैक्सिमम यार 6 घंटे कर लो, इससे ज्यादा अगर आप सो रहे हो तो आपसे बड़ा हरामी कोई नहीं है आपकी लाइफ में। आपसे बड़ा हरामी इस एज में नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स 6 घंटे से ज्यादा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट नींद ले रहा है, समझो फिर वो पढ़ नहीं रहा है या उसका टारगेट बहुत दूर है। तो फिर आराम से, अगर आपका 1-1.5 साल 2 साल है आपके पास, तो आराम से 8 घंटे की नींद लो। लेकिन अभी अगर आप 2 महीने में एग्जाम निकालना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। रात को 12 बजे सो जाओ, 12 से 6, सिर्फ 12 से 6 सो जाओ, बाकी टाइम आप आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, टाइम बचाना कैसे सीखोगे मैं बता रहा हूं, टाइम कैसे बचाना। इसमें दोपहर को 30 मिनट के लिए मैक्सिमम 60 मिनट नहीं तो 30 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स का नैप लेना है आपको। ठीक है, 30 मिनट्स का आपको नैप लेना है बस, और वो भी आपको लाइब्रेरी में ही सो जाना है, समझे, लाइब्रेरी में ही सो जाओ, रूम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर रूम में चले गए तो फिर आपका दोपहर की नींद 2-3 घंटे तक हो जाती है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। अब आप कहोगे कि सर टाइम और कैसे बच सकता है, देखो और कैसे टाइम बचता है। टाइम बचता है, आप कपड़े मत धो, ठीक है, कपड़े किसी और से धुलवाओ, किसी से धुलवाओ, ठीक है, मतलब लॉन्ड्री वाले को बुलाओ, ठीक है, गेट समवन टू वॉश योर क्लॉथ्स, ये पैसिव वॉइस आता है ना, किसी से अपने कपड़े धुलवाओ। तो कपड़े किसी और से धुलवाने हैं, ठीक है, कपड़े, खाना, ये सब खुद से नहीं करना है, खाना खुद नहीं बनाना है। ठीक है, खाना बना हुआ मिलना चाहिए आपको। अगर आप 60 दिन में एग्जाम निकालना चाहते हो तो खाना आपको बना हुआ मिलना चाहिए। मैस से खाओ या कुक लगाओ, कुछ भी करो, सब्जी लेने कुक को ही भेज दो, तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है, 14 घंटे अगर पढ़ना है ना तो खाना बना हुआ मिलना चाहिए। पापा से बोलो कि पैसे एक्स्ट्रा डालें, कहीं से भी लेके आओ, मैं चुकाऊंगा सबके पैसे, आप मेरे लिए कर्जा उठाओ, मैं श्योरिटी देता हूं, मैं एग्जाम निकाल दूंगा। ठीक है, अगर आप पापा को आप श्योरिटी देते हो ना, पापा कितने भी गरीब होंगे ना आपके पास पैसा आ जाएगा, कितने भी गरीब होंगे आपके पास पैसा भेज देंगे, बस उनको श्योर कर दो कि हाँ मैं पेपर निकाल दूंगा। किसी का बाप इतना गरीब नहीं होता, याद रखना। बच्चे के लिए चाहे वो उसको खाना ना मिल रहा हो, बट तुम्हारे लिए पैसे भेज देगा, 10,000 20,000 30,000 कुछ भी चाहिए, बस उसको श्योरिटी दे दो कि हाँ मैं एग्जाम निकाल दूंगा। अगर आपके अंदर है इतनी क्षमता तो पापा को श्योर करो। कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए, खाना बना हुआ मिलना चाहिए, और फोन का सबसे कम इस्तेमाल। पता चले पापा से 20,000 डलवा दिए, फोन में पबजी, ठीक है, पबजी, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब चल रहे हैं ना, इनको हटा दो कुछ टाइम के लिए। ये बिल्कुल भी फ्री फायर वगैरह सब कुछ खत्म कर दो। फोन से जितनी ज्यादा दूरियां बनाओगे, टैबलेट या लैपटॉप से पढ़ाई किया करो, और कीपैड फोन रखा करो कुछ टाइम के लिए। और या फिर सेल्फ कंट्रोल आपके पास इतना होना चाहिए कि आप चीजों का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, प्यार मोहब्बत, ये बहुत बड़ा इशू है भाई। प्यार मोहब्बत, जो भी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है आज की डेट में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है भाई, इनसे गुजारिश करो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मुझे 2 महीने के लिए छोड़ दो,
प्लीज मुझे 2 महीने के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं आपके प्रति लॉयल रहूंगा, मैं 2 महीने बाद आपको पूरा टाइम दूंगा, आपकी जुल्फों को संवार दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, आपके सपने पूरा कर दूंगा, पर मुझे इस बार एग्जाम निकाल लेने दे कैसे भी करके, 2 महीने तक मुझे ज्यादा परेशान मत करो। गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटे का टाइम देना है उसको, ठीक है, 1-2 घंटे बहुत है भैया, उसको समझा देना। पता चले आपने शाम को खाना खाने के बाद 8 बजे से स्टार्ट किया मामला और रुक रहे हैं 2 बजे तक, भैया ये मत करना, है ना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि किताब लेके आप टेबल पे बैठे हो और बात करते करते आप पढ़ लोगे, विद्वान बन जाओगे, तो भाई आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। तो उनसे गुजारिश करो कि हे प्रिय, कृपया करके मुझे 60 दिन तक बहुत ज्यादा टॉर्चर ना करें, बहुत ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूम ना करें, और थोड़ा सा सपोर्टिव नेचर के साथ मेरे साथ व्यवहार करें, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करें जिससे मैं आपके आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ हेल्प कर सकूं, आगे कोई मैं स्टेप ले सकूं, वरना हमारी और तुम्हारी ये प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो जीएफ वीएफ जो भी है भैया, थोड़ा सा टाइम वहां से भी आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि वहां टाइम जाता है भाई, ठीक है, समझो इस बात को। तो कहां कहां से आप टाइम बचा सकते हैं, याद रखना, लाइब्रेरी का डिस्टेंस जितना कम से कम होता है रखिए। लाइब्रेरी और कोचिंग, लाइब्रेरी, कोचिंग, हॉस्टल या घर जो भी है, इनका डिस्टेंस कम से कम रखिए, डिस्टेंस कम से कम रखिए, ठीक है, कम से कम रखिए। ये सारी चीजें आपके मतलब की हैं मेरे भाई, सारी चीजें आपके मतलब की हैं। जितना कम डिस्टेंस होगा, आने जाने में टाइम खत्म होगा। मार्केट बहुत ज्यादा मत जाया कीजिए, मार्केट वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाना है, मार्केट जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, कैंसिल कर दो मार्केट जाना। अगर कुछ मंगाना भी है ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, कुछ भी मंगाना है ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ठीक है, लेकिन इतना सारा टाइम बचाने के बाद भी आप फोन पे 2-4-6 घंटे बर्बाद कर देते हो, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, समझ रहे हो, ऑफ वॉट यूज इज इट, समझ रहे हो ना। अब इन बातों का क्या मतलब रह जाता है। तो ये वही चीज है कि कोई भी, जैसे मार्केट आ जा रहे हो, 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए, नहीं जाना है। बुक्स मंगानी है, कुछ भी मंगाना है, इवन आपको डेली खाने पीने का सामान भी मंगाना है, ब्लिंकिट वगैरह पे बड़े शहरों में मिल जाता है, ठीक है ना, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब है, ठीक है, बास्केट, क्या है, बिग बास्केट वगैरह, इनसे मंगा लिया करो अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो, नहीं तो भैया किसी दूसरे को भेज दिया करो। एक जूनियर रख लो अपने पास, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा रूम पार्टनर रख लो जिसका एग्जाम सीजल ना हो, उससे बोल दिया करो भैया 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप मेरा ये काम कर दे। कोशिश करनी है, अगर इमरजेंसी में जाना पड़े तो इमरजेंसी एक अलग चीज होती है, बट कोशिश ये करना है कि आप आलसी हो जाओ। आलसी का मतलब है कि वैसे कामों में आलसी हो जाओ, बस पढ़ाई के प्रति एक्टिव रहो। 14 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालने ही हैं, तब जाके 2 महीने में 60 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस टारगेट कर लो, जो जो जितना जितना मैंने बताया, कितने कितने क्वेश्चन टारगेट करने, ठीक है। जीएस में मैं बता दूं, आपको सारे चैप्टर्स का अलग अलग टारगेट बनाना है, स्टैटिक जीके का अलग टारगेट बनाना है, साइंस का अलग टारगेट बनाना है कि मुझे इस टॉपिक के पूरा का पूरा टॉपिक इतने घंटे में खत्म करना है, घंटे के हिसाब से टारगेट बनाओ। स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स का 1 दिन का टारगेट बनाओ कि मुझे 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश करना है, ऐसे टारगेट बनाओ, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक वाइज टारगेट बनाओ कि ये टॉपिक मुझे खत्म करना है 1 दिन में, 2 दिन में, जैसा भी है उसके वेटेज के हिसाब से, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि पूरा का दिमाग में फ्रेम रहेगा कि मेरा कितना हो गया, कितना रह गया। जिसके दिमाग में ये चीज चल रही है कि जितना कितना हो गया, कितना रह गया, वो भाई साहब समय रहते अपनी सारी चीजों को कवर कर लेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो बस हो गया खत्म। और किसी को भी इंग्लिश का अगर कुछ भी कंटेंट चाहिए, वो आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, चाहे सीजल का क्रैश कोर्स हो, चाहे सीजल के लिए इंग्लिश का फाउंडेशन बैच हो 2025 के लिए, 24 के लिए, या फिर गुरुकुल आके पढ़ना चाहते हैं। यहाँ आपका टाइम बहुत सारा बचता है, क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस भी मिल जाती है, रूटीन भी मिल जाता है, डाउट्स भी मिल जाते हैं, सारी चीजों का डिस्टेंस एक ही जगह है, एक ही छत के नीचे आपकी हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना सब कुछ मिलता है, कपड़े धुले हुए नहीं मिलते बस इसमें, ठीक है। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर से अगर कोई आना चाहता है, ये प्रैक्टिस बुक है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि सर सीजीएल के लिए मुझे प्रैक्टिस बुक चाहिए जिसमें सब कुछ हो, तो ये ऑल इन वन A to Z प्रैक्टिस बुक है, ब्रह्मास्त्र। इसमें ग्रामर के 100 चैप्टर्स जो मैंने बताया ना, 100 क्वेश्चन वो भी हैं, 500 क्वेश्चन टाइप वाइज भी हैं, इसमें वोकैब का लर्निंग सेक्शन भी है। जो कुछ भी मैंने यहां पे बताया है वो सारा का सारा कंटेंट इस बुक में है, और इसमें सारी की सारी ग्रामर की चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपके पास 130-40 घंटे का टाइम है तो फाउंडेशन कोर्स से पढ़ लो, ठीक है। अगर आपके पास
चाहते हैं कि सर मुझे पूरी ये ग्रामर जो इसमें लिखी हुई है, ये किताब देखो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दोनों मिल जाएंगी, और इसका सॉल्यूशन मैंने ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे डाल दिया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ 99 रुपीज में इस बुक का सॉल्यूशन आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मात्र 20 क्लासेस में पूरा का पूरा जो ये ग्रामर की बुक है इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। किसी तरह की कोई इंक्वायरी लेनी है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल से, सॉरी ये टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी, सॉरी ये वाला ओपन स्टडी गुरुकुल, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा एप्लीकेशन है। बस अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो भैया कमेंट करके बताना, शेयर कर देना, और अब आप लोग तैयारी में जुट जाओ। अब जो वीडियोस आएंगे वो सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड आएंगे। अब मैं सीजल 2024 के लिए कोई भी स्पेशल टारगेटेड या ऐसा कोई स्ट्रैटेजिक वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मेरा आखिरी था, मैंने इसमें पूरी जान झोंक दी जो कुछ भी बताना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी सेशन में कुछ और अच्छा सा लेके। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।